नमस्कार दोस्तों। 15 जनवरी 2022 को टोंगा आइलैंड पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जो नासा के अनुसार एक एटॉमिक बम से भी ज़्यादा पावरफुल था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस विस्फोट की वजह से आइलैंड पूरी तरह तबाह हो गया था। इससे निकली राख काफ़ी दूर तक फैली और इस इवेंट की वजह से कई जगहों पर सुनामी भी आ गई। यह इवेंट इतना यूनिक और मैजिकल था कि ट्विटर पर इसकी इमेज भी जमकर वायरल हुई। ऐसे बहुत से ज्वालामुखी हमारी धरती पर फैले हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर किसी भी टाइम लगभग 10 से 20 ज्वालामुखी फट रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर भूकंप की बात करें तो हम पाते हैं कि जापान जैसा देश हमेशा भूकंप के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ पर भूकंप इतने कॉमन है कि 7 या 8 रिएक्टर स्केल का एक भूकंप भी लेटेस्ट एंटी अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता। लेकिन चिले जैसे देश में लेटेस्ट एंटी अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी की कमी है। वहाँ भूकंप काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। दोस्तों, हमारी धरती पर एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया छुपी हुई है जिसके कारण ऐसी प्राकृतिक आपदा हमारी धरती पर आती ही रहती हैं। इन्हीं रहस्यों को उजागर करने से हमें समझ आएगा कि क्यों बार बार अर्थक्वेक्स और वोल्केनो इरप्शन सुनामी जैसी आपदा हमें देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस रिंग ऑफ फायर की अजब गजब दुनिया में। रिंग ऑफ फायर हमारी धरती के कई हिस्सों में फैली हुई है जिससे नॉर्थ अमेरिका, कैपिटल अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और जिसमें प्रशांत महासागर भी शामिल है। आइए जानते हैं कि ये रिंग ऑफ फायर क्या है और ऐसी कौन सी भूवैज्ञानिक घटना है जो इसको ऐसा बनाती है। दोस्तों, दी रिंग ऑफ फायर कई नामों से जाना जाता है, जैसे दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, दी रिम ऑफ फायर, दी सेरियम पैसिफिक बैटल। इसे अगर अर्थ के सरफेस पर देखा जाए तो यह ऑलमोस्ट एक गोल सर्कल के समान दिखती है और अगर हम इसे न्यूजीलैंड के एंगल से देखें तो यह एक सर्कुलर आर के आकार की तरह दिखाई देती है जो टोंगा कमटेक आइलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस से होते हुए जापान तक जाती है और जापान से चलकर एलुसियान आइलैंड से होकर साउथ की तरफ मुंह करके वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तक जाती है। ये वो रिंग है जहां एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी भूकंप की फ्रीक्वेंसी काफ़ी जगहों के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलती है। दुनिया के कई हिस्सों में सुनामी और वोल्केनिक इरप्शंस और भूकंप जैसे डिजास्टर अक्सर होते रहते हैं। अपने सर्कुलर आर शेप में और ज्वालामुखी प्रेजेंस के कारण ही इसका नाम रिंग ऑफ फायर पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस रिंग ऑफ फायर की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है जिसमें दुनिया के करीब 75% ज्वालामुखी हैं जिनकी संख्या 450 के करीब है। साथ ही दुनिया के 95% भूकंप यहीं से जन्म लेते हैं और इसलिए यह रिंग ऑफ फायर दुनिया की सबसे वायलेंट और ट्रॉमेटिक सिस्मिक इवेंट्स के लिए जानी जाती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम रिंग ऑफ फायर की बनावट को समझे हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट हैं। टेक्टोनिक प्लेट, आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानते होंगे कि हमारी धरती को 3 परतों में बांटा गया है। सबसे अंदर वाली परत जिसको हम कोर कहते हैं, उसके ऊपर मेटल और सबसे ऊपर वाली परत क्रस्ट है। हमारी धरती की सतह जिस पर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं वह एक सिंगल सतह की जगह कई अलग अलग भागों से जुड़कर बने हुए हैं और इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट अर्थ के ऊपर मोस्ट लेयर हैं यानी कि स्क्रैट का पार्ट है। इन टेक्टोनिक प्लेट को साइज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला मेजर प्लेट्स या प्रमुख प्लेट्स और दूसरा माइनर प्लेट्स। हमारी धरती पर कुल 7 मेजर जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: पैसिफिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, इंडो साउथ ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स और आर्कटिक प्लेट्स। माइनर प्लेट का नंबर कुछ ज़्यादा है और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से जुड़ी हुई है वो है युआन दी फुका प्लेट, कोको प्लेट, नाजका प्लेट, नॉर्थ प्लेट और फिलीपींस प्लेट। और इन्हीं प्लेटों की खास मूवमेंट की वजह से यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देखने को मिलती है जहां इतने सारे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। आइए इसे और गहरे से समझते हैं। यह जो टेक्टोनिक प्लेट है उनको रचना और घटना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला ओशियनिक प्लेट जो सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होती है और यह हमारे
ओशन बाउंड्स पर होती हैं, इसलिए इन्हें ओशनिक प्लेट यानी समुद्री प्लेट बोलते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्लेट दूसरे टाइप के प्लेट हैं जिनमें समुद्री पठार यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं, जो उनसे भारी होती हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो कि सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है, और जैसे कि हमने अभी बताया यह प्लेट ओशियनिक प्लेट से हल्की होती है और हमारे महाद्वीपों को बनाती है। यह महाद्वीपीय और समुद्री प्लेट एक अर्ध तरल और अर्ध ठोस परत को हम स्टेनोस्फीयर बोलते हैं उस पर मूव करती है। यह स्टेनोस्फीयर धरती की दूसरी परत यानी कि मेटल का ऊपरी भाग है। स्टेनोस्फीयर के सेमी मेटल स्टेट का कारण कुछ पृष्ठ की वजह से उस पर पड़ने वाला हाई प्रेशर है, जिससे स्टेनोस्फीयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और वहाँ के रॉक्स सेमी मेटल स्टेट में आ जाते हैं। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट यानी कि प्लेट के मूवमेंट को अगर हम समझे तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला कन्वर्जेंसन, दूसरा डाइवर्जेंसन और तीसरा ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स। पहली कैटेगरी है कन्वर्जेंसन। इस केस में 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आकर आपस में टकराती है और एक कन्वर्जेंसन बाउंड्री बनाती है। इन प्लेटों के टकराने के बाद इनमें जो भारी प्लेट होती है वह हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है और इस प्रोसेस को भौगोलिक स्थिति टर्म्स सबकंडक्शन बोलते हैं। और जिस जोन में सबडक्शन होता है उसको सबडक्शन जोन बोलते हैं। इस सबडक्शन जोन में हाई प्रेशर और अर्ध टेम्परेचर होता है, जिसके कारण सबडक्शन प्लेट पिघलकर मैग्मा बन जाती है। टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्जेंसन को भी आगे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला ओशियनिक कन्वर्जेंसन और दूसरा ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंसन और तीसरा कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंसन। रिंग ऑफ फायर को समझने के लिए हमें पहले 2 कन्वर्जेंसन को समझना होगा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंसन हमें रिंग ऑफ फायर में नहीं मिलती है। आइए इनका समझते हैं। जब 2 प्लेट आपस में कन्वर्जन करती हैं तो उसे ओशियनिक कन्वर्जेंसन बोलते हैं। इस केस में जो प्लेट ज़्यादा बड़ी और भारी होती है वह हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, यानी कि सबडक्ट कर जाती है। सबडक्ट जोन में हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से सबडक्टिक प्लेट पिघलकर मैग्मा बन जाती है। यह मैग्मा जब ऊपर सरफेस पर आता है तो लावा कहलाता है और यह लावा जब ठंडा होने लगता है तो धीरे धीरे उसमें डिपॉजिट्स बनने लगते हैं और समय के साथ साथ डिपॉजिट्स ऊपर सतह से बाहर निकलने लगते हैं, तो इन्हें ही ज्वालामुखी आइलैंड्स बोलते हैं। ऐसे कई सारे ज्वालामुखी आइलैंड्स हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं, जैसे जावा, टोंगा और जापानीज आइलैंड। दोस्तों, एक और रोचक बात यह है कि सबडक्शन की वजह से समुद्री सतह में गहरी गहरी खाइयों के बीच में एक और स्थलाकृति बनता है, जिसे हम स्ट्रेंच बोलते हैं। दुनिया में कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेंच हैं, जैसे फिलीपींस स्ट्रेंच, जलंधर स्ट्रेंच, क्यूरिल कमकाट का स्ट्रेंच, प्रचलित स्ट्रेंच एंड टोंगा स्ट्रेंच, जो इसी प्रोसेस के थ्रू बनी है। क्या आप जानते हैं कि मोरियाना स्ट्रेंच प्रशांत महासागर में शामिल है? वह दुनिया की सबसे गहरी स्ट्रेंच और इसी की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं ओशियनिक कॉन्टिनेंटल टाइप्स की। जब एक प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, ऐसा होने पर ओशियनिक की प्लेट भारी होने के कारण कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है। इस सबडक्शन जोन में भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ओशियनिक प्लेट टूटकर पिघल जाती है और मैग्मा बन जाती है। वही कॉन्टिनेंटल प्लेट के रूप में रूपांतरण की वजह से उसके रॉक्स में बदल जाते हैं। मोटामाल सीजन को अगर हम समझें तो यह वह प्रक्रिया है जहां बाहरी कारक जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, इरोजन इत्यादि से रॉक की एक फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से अवसादी चट्टानों रूपांतरित चट्टानों में बदल जाते हैं और साथ ही प्लेट के प्रेशर की वजह से ऊपर उठकर वह एक माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पर्वतों में बदल जाते हैं। इस प्रकार की कन्वर्जेंशन बाउंड्री में
माउंटेन फॉर्मेशन के साथ साथ वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी और भूकंप काफ़ी कम होते हैं। इनमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चट्टान और एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में है, और यह भी रिंग ऑफ फायर में शामिल है। दोस्तों, कन्वर्जेंशन बाउंड्री के साथ साथ हम लोग फ्रॉम बाउंड्री को भी समझना जरूरी है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव न करके एंटी पैरेलल मूव कर रही है तो यह करीब आने पर एक दूसरे से टकरा जाती है, और इस केस में टक्कर के कारण काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो भूकंप के फॉर्म में हमें महसूस होती है। यह बाउंड्री रिंग ऑफ फायर में राकेश पर्वत श्रृंखला में देखी गई है, जिसको हम आगे और डिटेल में बताएंगे। हम तीसरी बाउंड्री डिनर रेंज बाउंड्री को थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन इस बाउंड्री का रिंग ऑफ फायर से कोई संबंध नहीं है। इस केस में जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो स्टेनोस्फीयर में जो मैग्मा है वह बाहर निकल कर आता है और ऊपर आकर वह कठोर होकर एक नई भारी बाउंड्री बनाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण अटलांटिक महासागर में दिखता है, जहां का वह सैनिक फ्लूड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जब हमने बेसिक इरेक्शन समझ लिए हैं तो अब हम रिंग ऑफ फायर के अलग अलग हिस्से को समझते हैं और जानते हैं वह कैसे बना, वह यह ऊपर वाली प्रोसेस का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हम रिंग ऑफ फायर के वेस्टर्न पैसिफिक वाले भाग की इरेक्शन को समझते हैं, जो जापान, टोंगा आइलैंड और फिलीपींस को कवर करता है। जैसा कि हमने पहले देखा, यहाँ पर जब एक ओशेनिक प्लेट दूसरी ओशेनिक प्लेट से टकराती है तो इसमें से बड़ी प्लेट यानी भारी प्लेट होती है जो हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। वह हल्की ओशेनिक प्लेट एफ्लिफ्ट हो जाती है। अब नीचे वाली भारी प्लेट सबडक्शन जोन में जाने से मैग्मा बन जाता है, और वह मैग्मा जब धीरे धीरे ऊपर आता है तो लावा कहलाता है। यह लावा बाहर आकर ठंडा हो जाता है और वोल्केनिक पीक बनाता है। इसी वजह से रिंग ऑफ फायर में इतने सारे वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी भी हैं। शुरुआत में हमने टोंगा वोल्केनो की बात की थी, वह ऐसे ही बना है। यहाँ पर जो प्लेट रिंग ऑफ फायर में शामिल है इनके नाम हैं फिलीपींस प्लेट, पैसिफिक प्लेट, युवान दी फूका प्लेट। सिर्फ फिलीपींस प्लेट में ही लगभग 300 ज्वालामुखी और जिनमें से 22 अभी भी सक्रिय हैं, जैसे माउंट ज्वालामुखी ताल, ज्वालामुखी माउंट मेन्यू। वहीं इंडोनेशिया में कई सारे वोल्केनो मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सबसे परमानेंट कुछ सक्रिय वोल्केनो हैं, जैसे माउंट सेमेर गुंग, मेरापी, माउंट सेनेपन और माउंट अंगू। अब प्रशांत महासागर की ईस्टर्न साइड के रिंग ऑफ फायर की इंफॉर्मेशन को समझते हैं। दोस्तों, साउथ अमेरिकन रिंग ऑफ फायर में अकल्टिक प्लेट, नाश्ता प्लेट और कोकोज प्लेट नाम की ओशेनिक एक प्लेट से भारी है। इसीलिए साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे स्टेनोस्फीयर में सबडक्ट हो गई है, और इसी सबडक्ट की वजह से ओशेनिक लिलीफेट, जो ओशेनिक प्लेट से हल्की होती है, वह इसी हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से और भी भारी और ठोस हो गई है। वहीं सेंट्रल एशिया में कोकोज प्लेट वहीं छोटी सेरोबियन ओशियनिक प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई है, और यहाँ पर भी नीचे वाली कोकोज प्लेट सबडक्शन जोन में मैग्मा उत्पन्न करती है। यहाँ ओशियनिक कन्वर्जेंशन होने के कारण वोल्केनिक आइलैंड बनाती है, जैसे कि हमने पहले देखा था। इसे एशिया के कुछ परमानेंट वोल्केनो है, जैसे वोल्केनिक ओजस, दिल सलाडो, चिम्बोराजो, हिलोपाक्सी, परीनाकोट साइड। रिंग ऑफ फायर के लंदन पार्टी के इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंटल नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के ओशेनिक पैसिफिक प्लेट के टकराने से बनती है। और जैसे कि आप जानते हैं, जब एक ओशेनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से हैवी होती है और टकराने के बाद ओशेनिक पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है और सबडक्शन जोन में मैग्मा बनाती है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल प्लेट का मेटामोरिज्म भी हुआ है। दोस्तों, यह फुल रिंग ऑफ फायर के बाकी हिस्सों से कुछ अलग और अनोखी घटना हो रही है। यहाँ पैसिफिक प्लेट
नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराने के बाद परपेंडिकुलर मूव न करके सर्वेंस मूव कर रही है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना रही है। इस बाउंड्री में साइड मेजर मूवमेंट के कारण सबडक्शन जोन और इसलिए यहाँ मैग्मा परफॉर्मेंस भी नहीं होता। तो अब आप समझ गए होंगे कि यही फ़र्क है रिंग ऑफ फायर के कंपैरिजन में। वोल्केनिक कनेक्टिविटी न के बराबर है, लेकिन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के कारण यह अर्थक्वेक्स यानी भूकंप काफ़ी इफेक्टिव है। नॉर्थ अमेरिकन के कुछ परमानेंट वोल्केनो है माउंट सेंट हिल्स, माउंट रेनियर, क्लाइजिया इन हवाइया। अब दोस्तों, हमारी रहस्यमय दुनिया की जानकारी खत्म होती है। हमें यकीन है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।